जय हिंद स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज प्रथमेश रंजनी एंड आई एम योर पॉलिटी मेंटोर। बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सारे के सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और आर्टिकल के साथ साथ गवर्नर और इलेक्शन कमीशन को भी समझ लिया है। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि देश की सबसे बड़ी जुडिशियल अथॉरिटी हमारी न्यायपालिका के बारे में हम जानने वाले हैं, जो कि ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और स्टेट्स के अंदर हाई कोर्ट। आज हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को समझेंगे जिसके ऊपर हमेशा से कंफ्यूजन बना रहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाता है, ये कोलिजियम सिस्टम क्या है, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव बड़ी आसानी से किया जा सकता है, और इसमें हमारी पार्लियामेंट का क्या रोल होता है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारे स्टेट की जो जुडिशियल अथॉरिटी है, जो कि है हमारी हाई कोर्ट्स, वो किस तरीके से काम करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के किन किन से प्रोविजंस के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को देके रखा गया है। देखिए यहां पर ये जो सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी की जब मैं बात कर रहा हूं, ये लेक्चर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, मैं सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, जुडिशरी से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हमेशा से सबसे ज्यादा रहे हैं और करंट न्यूज के अंदर भी जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट हमेशा बना रहता है। तो यहां पर इस लेक्चर को समझना और इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए बच्चों लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिजिक्स वाला ऐप के अंदर शक्ति बैच के सारे नोट्स अवेलेबल हैं। आपको फिजिक्स वाला ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करते ही वहां पर आपको शक्ति बैच का ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन मिलते ही आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा और आप शक्ति बैच के ऊपर सब्सक्राइब हो जाएंगे। वहां पर आपको शक्ति बैच के सारे नोट्स, सारे सब्जेक्ट्स के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए, ये भव्य बिल्डिंग, ये भव्य इमारत, जब भी देश का कोई बड़ा फैसला लेना होता है, जब भी देश के लिए कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है जिसपे कहीं ना कहीं कोई न्याय की दृष्टि से डिस्प्यूट है, इसी बिल्डिंग से वो फैसला आता है। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारी न्यायपालिका। आज इतने सालों बाद भी देश का भरोसा सुप्रीम कोर्ट से नहीं हटा है। हमारी जुडिशियल अथॉरिटी हर पर्सन को बिना उसकी कास्ट, क्रीड या रिलीजन के बेस पे देखते हुए सिर्फ और सिर्फ संविधान के बेस पर देखकर उसे न्याय देती है। चलिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानते हैं कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट होता क्या है। अगर मैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की बात करूं और सिंपल से वर्ड में बताऊं तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट एंड द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। इसका मतलब क्या होता है? देखिए हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है, सबसे ऊंची न्यायपालिका है, इससे ऊपर न्याय के लिए कोई भी नहीं है। दिस इज द हाईएस्ट या फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है, एक सिंपल सा एग्जांपल है कि कोई केस अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हार जाते हैं तो आप फिर कहां पर जाते हैं? आप जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हारने के बाद हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं। हाई कोर्ट में भी अगर आपको केस हार जाते हैं, आपको लगता है कि आपको न्याय नहीं मिला है, आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो आप फिर कहां पर जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट उस केस के ऊपर जो डिसीजन सुनाता है वो फाइनल डिसीजन होगा। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर न्यायपालिका में कुछ भी नहीं है। दैट्स वाई इसे कहा गया है कि फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। यह ऐसा फाइनल कोर्ट है जहां पर आप आखिरी बार अपील कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते नॉर्मल केसेस के अंदर। हाँ, समाधान की शक्ति जो प्रेसिडेंट की है, जो गवर्नर की है, वो सिनेरियो थोड़ा सा अलग हो जाता है। बट यहां पर जो केसेस की मैं बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर आप कहीं अपील नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट सारे केसेस को सुनता है। क्रिमिनल केसेस की भी हम यहां पर बात कर रहे हैं और सिविल केसेस की भी हम यहां पर बात कर रहे हैं। संविधान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग से आर्टिकल का भी प्रावधान है। दिस इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आपको याद हो रहा होगा जुडिशियल रिव्यू बेसिकली क्या होता है। यहां पर हमने बहुत अच्छे से जुडिशियल रिव्यू के बारे में भी जाना था। जुडिशियल रिव्यू का मतलब यह होता है कि अगर पार्लियामेंट या हमारी लेजिस्लेचर बॉडी कोई ऐसा एक्ट या कानून बना देती है जो कि संविधान के अनुसार या कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार टोटली इनलीगल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आने वाले आर्टिकल्स का और हमारे फंडामेंटल राइट्स का या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहा है, इस कंडीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो उस बिल को या उस कानून को नल और वॉइड डिक्लेयर कर दें। इसीलिए कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी है। ये हमारी लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट पे भी कंट्रोल रखता है। कैसे कंट्रोल रख रहा है? कि पार्लियामेंट ने अगर कोई गलत रूल या कानून बना दिया, सुप्रीम कोर्ट उसको नल और वॉइड डिक्लेयर कर देगा,
उस कानून को खत्म कर देगा अपने जुडिशियल रिव्यू के पावर का यूज करके। दैट्स व्हाई माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट एक काइंड ऑफ प्रेशर बेल्ट के फॉर्म में काम करता है हमारी पार्लियामेंट के ऊपर और हमारी लेजिस्लेचर बॉडी के ऊपर। पिछले कुछ सालों के अंदर आपने देखा भी होगा, अगर आप 1975 की मैं बात करूं, हमेशा लेजिस्लेचर का, हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट चलता ही रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। वो हमेशा एक प्रेशर बेल्ट के फॉर्म में काम करता है लेजिस्लेचर के ऊपर। चलिए आगे के पॉइंट्स को हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि यहां पर लिखा है कि इंडियन फेडरल सिस्टम हैज अ सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम। यहां पर हम बात कर रहे हैं, बेसिकली कंपैरिजन किया जाता है अमेरिकन संविधान से और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, या इंडियन जुडिशरी और अमेरिकन जुडिशरी का कंपैरिजन करें तो हमारे यहां पर एक सिंगल जुडिशरी सिस्टम होता है जो 3 फेज के अंदर मेजरली डिवाइड किया जाता है। 3 स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे नीचे अगर बात की जाए तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं जो सबसे नीचे होते हैं। उसके ऊपर अगर बात की जाए तो आते हैं हमारे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से भी ऊपर बात की जाए जो सबसे सुप्रीम है वो होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए इसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। हाई कोर्ट को कहा जाता है उच्च न्यायालय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर यहां पर कोई भी नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ऑल्सो एंड द एपेक्स जुडिशियल बॉडी ऑफ आवर कंट्री। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए बच्चों, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करूं तो इसका करंटली एस्टैब्लिशमेंट ईयर इसकी बात की जाए तो ये 28 जनवरी 1950 है। बट यहां पर मैं एक पॉइंट आपको क्लियर करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग बनाया गया था और पहली बार ये तकरीबन 1937 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था एज अ फेडरल कोर्ट। जितने भी डिस्प्यूट्स होते थे, कह सकते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं और प्रोविंसेस के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते थे उसको सुलझाने के लिए इसे बनाया गया था। बट हमको उस पॉइंट के ऊपर अभी नहीं जाना है। पॉलिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हमारे संविधान के अंदर जब देश को आजादी मिल गई, संविधान बन गया, तो 28 जनवरी 1950 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के फॉर्म में। दैट मींस हमारे देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट्स अलग अलग होते हैं, आपने देखा होगा कि एमपी का हाई कोर्ट अलग है, यूपी हाई कोर्ट अलग आता है, बट सुप्रीम कोर्ट एक ही है, उसकी एक ही बिल्डिंग है। और वो कहां पर सिचुएटेड है? सुप्रीम कोर्ट हमारा दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, जो कि हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। इसके बाद अगर कुछ पॉइंट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर बात की जाए या मैं फैक्चुअल पॉइंट्स की बात करूं, संविधान के पार्ट 5 जो कि द यूनियंस को डिफाइन करता है, पार्ट 5 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। पार्ट 5 के अंदर आर्टिकल 124 से लेके 147 तक सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। और आर्टिकल 124 यह कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और इसके अंदर इतने जजेस का कंपोजिशन के बारे में भी बात की गई है। तो ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर जो हमने आर्टिकल वाला डिस्कस किया है उसमें हम देख चुके हैं कि आर्टिकल 124 यहां पर सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। अब देखिए यहां पर कुछ फैक्चुअल चीजें जान लेते हैं कि करंट कंपोजिशन सुप्रीम कोर्ट का क्या है। शुरुआती तौर की मैं बात करूं, यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था उस टाइम पे कंपोजिशन इतना नहीं था। उस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो टोटल तकरीबन 7 या 8 जजेस उस टाइम पे थे। अगर करंट सिनेरियो की बात की जाए तो आज यहां पर टोटल जो कंपोजिशन है वो 34 है। 34 कैसे है? इसमें एक तो हमारे सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और प्लस 33 हमारे अदर जजेस होते हैं। तो टोटल अगर कंपोजिशन की बात की जाए, जो कि अभी कुछ समय पहले ही बढ़ाया गया था, इससे पहले वो 31 था, बट अभी 2021 के अंदर इसका टोटल कंपोजिशन है 34, जिसमें एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 33 यहां पर अदर जजेस होते हैं, है ना। अभी करंट अफेयर्स के अंदर अगर करंट में आपने न्यूज सुनी होगी तो कुछ टाइम पहले ही एक न्यूज आई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 नए जजेस का अपॉइंटमेंट की जाने की बात की जा रही है। हाई कोर्ट्स के अंदर भी बहुत सारे जजेस के अपॉइंटमेंट्स की बात की जा रही है। तो ये सारी चीजें भी करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, वही हमने कहा है कि एक चीफ जस्टिस होते हैं और 33 अदर जजेस होते हैं। अब यहां पर यह है कि अगर किसी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनना है तो उसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या एजुकेशन होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली चीज है कि उसे कानून का ज्ञाता तो होना चाहिए, बट क्या क्या एक्सपीरियंस जरूरी है अगर आपको सुप्रीम कोर्ट को एज अ जज ज्वाइन करना है तो, और वो जज आपको चुनेगा कौन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो वो होती है ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली चीज है, हमने जितनी भी
कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट देखी है, प्रेसिडेंट की हम बात करें, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, यहां पर एक सिनेरियो हमेशा बना रहता है कि द पर्सन हु वांट्स टू एक्वायर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, दैट पर्सन शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहां पर भी वही चीज है कि उस पर्सन को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। वो पर्सन भारत का नागरिक होगा तभी वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अपॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years। यहां पर ये बात करते हैं कि देश के किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, आसाम की बात कर रहे हैं या बेसिकली बात करें एमपी हाई कोर्ट, यूपी हाई कोर्ट, बिहार हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर उस पर्सन को कम से कम 5 साल के लिए एज अ जज अपॉइंट होना चाहिए। दैट मींस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। और ये जरूरी नहीं है कि एक ही हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होना चाहिए कि 5 साल तक एक ही हाई कोर्ट में रहा है। हो सकता है कोई पर्सन 5 साल तक जो है 2 साल एमपी हाई कोर्ट का जज था, 1 साल यूपी हाई कोर्ट का जज बन गया और उसके बाद जो 2 साल था वो बिहार हाई कोर्ट का जज बन गया। ऐसे पर्सन को भी ये 5 साल का काम टाइम जो है वो काउंट किया जाएगा। एक ही हाई कोर्ट में 5 साल, ये कंपैरिजन या ये कंपल्सेशन जरूरी नहीं है यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि या तो वो ये होना चाहिए कि 5 साल तक वो किसी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या इसके अलावा दूसरी चीज होती है कि ही शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 years। या तो वो 5 साल तक जज रहेगा या फिर वो देश के किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहा हो, एडवोकेट रहा हो, उसने 10 साल तक वकालत की हो हाई कोर्ट के अंदर। अब यहां पर भी सेम सिनेरियो है कि 10 साल तक एक ही हाई कोर्ट में वकालत की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है 5 साल जो है वो बिहार हाई कोर्ट के अंदर वकालत की हो, 3 साल एमपी के अंदर की हो और 2 साल यूपी हाई कोर्ट के अंदर वकालत की हो। तो टोटल 10 years का एक्सपीरियंस होना उस पर्सन को जरूरी है। अगर ये चीज नहीं है तो इसके अलावा एक और पॉइंट होता है, शुड बी द डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। डिस्टिंग्विश का मतलब बेसिकली होता है कि बहुत ही प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए, कानून का ज्ञाता होना चाहिए प्रेसिडेंट की नजर में। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये दोनों क्वालिफिकेशंस तो उस पर्सन की पूरी नहीं हुई है, स्टिल वो पर्सन कानून का बहुत अच्छा ज्ञाता है, उसे कानून का बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो इस कंडीशन के अंदर भी उसे सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये सारी कंडीशंस यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आ जाता है कि मिनिमम एज कोई प्रिस्क्राइब नहीं है, ऐसी कोई मिनिमम एज नहीं दे रखी कि 60 साल के बाद ही कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, 21 साल के बाद ही बन सकता है। जैसे हमने देखा था वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के जो टेन्योर होते थे, जो सिलेक्शन हो रहा था, वहां पर एक मिनिमम एज दे रखी थी कि इसके बाद ही कोई पर्सन प्रेसिडेंट के चुनाव में लड़ सकता है या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को लड़ सकता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए कोई भी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट नहीं है। जितनी जल्दी हो सके, जितना पहले हो सके, किसी को भी सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए यहां पर कि ओथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं या हमारे सीजीआई होते हैं, उनको ओथ यहां पर कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति उनको उनके पद की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए यहां पर, रिजाइन किसको देते हैं अगर उन्हें रेजिग्नेशन देना होगा? देखिए जो पद की शपथ दिला रहे हैं, रेजिग्नेशन भी उन्हीं को देना होगा। दैट मींस रेजिग्नेशन भी किसे दिया जाता है? प्रेसिडेंट को ही यहां पर रेजिग्नेशन देना होगा उन लोगों को। दैट मींस सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं और अपने पद की शपथ वो भी किससे लेते हैं? प्रेसिडेंट से ही लेते हैं। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रिमूव भी किए जा सकते हैं। इनके रिमूव किए जाने के बेसिकली 2 ग्राउंड्स होते हैं। एक तो बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं किया है, बिहेवियर खराब था, और एक होता है इनकैपेबिलिटी कि वो कैपेबल नहीं रहे हैं या अपने पावर का मिसयूज किया। तो बेसिकली 2 ग्राउंड्स के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जा सकता है। प्रोसेस बहुत मुश्किल है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव करने का कोई आसान प्रोसेस नहीं है। अगर आसान प्रोसेस होगा तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट या पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देगी कि आप हमारा काम करो, नहीं तो आपको आपकी पोस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। दैट्स व्हाई इस प्रोसेस को बहुत रिजिड बनाया गया है, बहुत टफ प्रोसेस है। आज के लेक्चर में इस प्रोसेस को भी हम जानेंगे कि इनके रिमूवल का प्रोसेस क्या होता है। चलिए, बट एक चीज है कि प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की तरफ से जब तक कोई रिकमेंडेशन नहीं आएगा, दैट मींस पार्लियामेंट से बिल पास होकर नहीं आएगा, तब तक प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से रिमूव नहीं कर सकते कि प्रेसिडेंट को लग रहा है तो उन्होंने सडनली रिमूव कर दिया किसी जज को। नहीं, ये नहीं किया जा सकता है। पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल रिमूवल मोशन पास करवाना होता है, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि इनका टेन्योर क्या होता है।
कितने साल तक सुप्रीम कोर्ट का जज जो है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो इस पोस्ट के ऊपर रह सकता है? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। हमारे संविधान के अंदर कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का या सीजीआई का कि वो 5 साल अपनी पोस्ट पे रहते हैं, 6 साल रहते हैं, ऐसा कोई टेन्योर नहीं। हाँ, एक चीज दी गई है, टिल द एज ऑफ 65, जब तक वो 65 साल के नहीं हो जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने रह सकते हैं। तो यहां पर कोई मिनिमम अगर बात की जाए, कोई ईयर्स दी जाए कि 5 साल, 10 साल रहेंगे, 6 साल रहेंगे, ये नहीं दिया गया। एक एज देकर रखी है, मैक्सिमम एज, कि जब तक वो 65 साल के ना हो जाए तब तक वो नहीं दे सकते। जैसे अगर मान लो कोई इंसान 60 साल में सुप्रीम कोर्ट का जज बना तो वो 65 साल में रिटायर्ड हो जाएगा, दैट मीन उसने 5 साल कंप्लीट कर लिए। कोई इंसान 55 साल में ही सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया तो वो भी 65 साल में ही रिटायर्ड होगा, तो उसने 10 साल कंप्लीट कर लिए। और कोई इंसान 50 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया तो वो भी 65 साल में रिटायर्ड होगा, तो उसने 15 साल कंप्लीट कर लिए। तो साल कुछ फिक्स नहीं है यहां पर जो है वो एज 65 ईयर्स फिक्स है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए बच्चों की, सैलरी की मैं बात कर रहा हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, वो तकरीबन आज की तारीख में 2.80 लाख रुपीस है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट इसकी अगर बात की जाए, अब ये सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी क्या रिमूव कम की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है। पार्लियामेंट क्या इनकी सैलरी कम कर सकता है? पार्लियामेंट इनकी सैलरी कम नहीं कर सकता है खुद से कभी भी, याद रखिएगा। अगर आपने इमरजेंसी वाला प्रोविजन देखा है तो हमने आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ी थी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर हमने क्लॉज पढ़ा था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी को कम किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट हमारा नॉर्मल कंडीशन के अंदर जजेस की सैलरी को कम नहीं कर सकता है, बट हां अगर देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है, उस कंडीशन के अंदर इनकी सैलरी को कम किया जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए बच्चों कि अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट है, देश का सर्वोच्च न्यायालय है, देश की सबसे बड़ी जुडिशियल अथॉरिटी। इसके पास पावर क्या 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 ताकत है? आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कई बार किसी पॉलिटिशियंस को जेल में डाल देती है, कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, कोई कितना भी ज्यादा फाइनेंशियल पर्सन हो, कितना भी बड़ा बाहुबली हो, सुप्रीम कोर्ट के आगे सब डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट के अगर बेसिकली मैं बात करूं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आगे सब घुटने टेक देते हैं, किसी का पावर कोई काम नहीं आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी जुडिशियल अथॉरिटी है। तो चलिए आज उसके पावर को जानते हैं। सबसे पहला पावर होता है इसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। बेसिकली ये क्या कह रहा है कि जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, कौन कौन से डिस्प्यूट्स सुप्रीम कोर्ट सेटल कर देता है? द सेंटर एंड वन और मोर स्टेट। मान लेते हैं कि हमारा जो सेंटर है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसका और किसी एक स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया। मान लेते हैं कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और यूपी के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी प्लस बिहार प्लस एमपी, इन तीनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो ये डिस्प्यूट को भी सॉल्व कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करता है। इस डिस्प्यूट को भी सॉल्व कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए, सेंटर एंड एनी स्टेट ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन अदर साइड, दैट मींस सेंटर मान लेते हैं प्लस एमपी एक साइड है और डिस्प्यूट किसके बीच में है? यूपी और बिहार एक साइड में। तो इस तरह के जो डिस्प्यूट्स होते हैं जिसमें सेंटर के साथ कोई स्टेट होता है और उनके अगेंस्ट दो स्टेट्स होते हैं, ये डिस्प्यूट को भी सॉल्व कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व कर सकता है। इसके अलावा बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, आप देखते हैं कि दो स्टेट्स के बीच में भी कई बार बहुत सारे डिस्प्यूट होने लगते हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स दो स्टेट्स के बीच में हमेशा रहते हैं। उन डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करने का जो अधिकार है, जो पावर है, वो किसके पास है? हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। चलिए समझते हैं बेसिकली इस पॉइंट को। इसके पहले हम रिट ज्यूरिडिक्शंस को समझ लेते हैं। रिट का मतलब क्या होता है? हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होने पे कई बार स्टेट्स को, कुछ और अथॉरिटीज को, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को कई आदेश जारी करता है और हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने से रोकता है। आर्टिकल 32 हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है और रिट्स की भी बात करता है, जो लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत अच्छे से समझी है। तो यहां पर उसी की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास रिट इश्यू करने का पावर होता है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। देश के अंदर अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी है जो रिट्स को इशू कर सकता है। हाँ, हाई कोर्ट भी रिट्स को इशू करता है, बट अगर मैं हाईएस्ट अथॉरिटी की बात करूं कि पूरे देश में अगर किसी के
फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है और रिट इशू करनी है पूरे देश में, तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। हाई कोर्ट रिट इशू कब करता है? जब उस हाई कोर्ट का जो पावर है या जिस टेरिटोरियल एरिया के अंदर वो हाई कोर्ट सिचुएटेड है, वहां पर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो जाके हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू करता है। बट सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ऑल इंडियन टेरिटरी के अंदर अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर रिट इशू कर सकता है। तो रिट ज्यूरिडिक्शन का पावर यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब कितनी रिट्स होती है? 5 रिट्स होती है। हीबियस कॉर्पस की बात करी थी, मैंडेमस था, प्रोविशन था, क्यू वारंट था एंड क्रेडिटरियो। ये सारे रिट्स जो है वो हमने प्रॉपरली एक लेक्चर के अंदर ग्राफिक्स के साथ समझे। अगर आपको इन रिट्स में कोई डाउट है तो एक बार आप जो लेक्चर है हमारा रिट्स का वो प्रॉपरली एक बार देख सकते हैं, क्योंकि रिट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलिए नेक्स्ट अगर पावर की बात की जाए तो वो अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन। दैट मींस क्या मतलब है? हियर अपील अगेंस्ट जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट्स। इसका मतलब ये होता है, सबसे पहली बात अपीलिएट, आप अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, आप उस फैसले से खुश नहीं है, आपको लगता है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो गलत है या आपके फेवर में नहीं है, आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के उस फैसले के अगेंस्ट। मान लेते हैं हाई कोर्ट ने किसी पर्सन को फांसी की सजा सुना दी है, उस पर्सन को लगता है कि नहीं हाई कोर्ट ने मेरे साथ गलत किया है, मैं उस फैसले से खुश नहीं हूं, उस फैसले के अगेंस्ट, उस डिसीजन के अगेंस्ट वो क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है कि सर ये डिसीजन सही नहीं है, आप मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में ले लीजिए। तो यहां पर इसलिए बात की जाती है कि ये अपील कर सकता है जजमेंट्स ऑफ लोअर कोर्ट्स की। जितने भी लोअर कोर्ट के जजमेंट हैं उनके अगेंस्ट अपील कहां की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जा सकती है। नेक्स्ट, अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। जितने भी संवैधानिक मुद्दे होते हैं जो कि संविधान से जुड़े हुए होते हैं, जैसे हमने देखा था केशवानंद भारती केस, जिस केस के अंदर बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन लिया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था वो हमारा, जिसमें एक मेजर बात सामने आई थी कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज कही थी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। तो और जिसके अंदर ये भी मैंने बताया था कि यहां पर अभी तक की सबसे बड़ी 13 जजेस की बेंच ने डिसीजन सुनाया था। तो संविधान से जुड़े हुए मुद्दे पर भी अगर कोई डिसीजन लेना है या अपील करनी है तो अपील की जा सकती है कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए बच्चों, यहां पर अपील्स इन सिविल मैटर्स। सिविल मैटर्स क्या होते हैं? जमीन जायदाद के भी अगर कोई मुद्दा है, उस मुद्दों के अंदर भी आप वहां पर अपील कर सकते हैं। क्रिमिनल मैटर्स तो हम सभी जानते हैं, जितने भी क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि किसी की हत्या कर दी गई है या कोई भी बड़े ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर क्राइम इन्वॉल्व है, उन मैटर्स के लिए भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अपील का पूरा प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए बच्चों यहां पर कि अपील इन स्पेशल लीव, कुछ स्पेशल लीव्स की अपील्स होती है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इनके लिए भी यहां पर अपील की जा सकती है कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और इसका पावर होता है, यह है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। आपको याद हो जब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे, वहां पर एक आर्टिकल आया था, आर्टिकल 143, जिसके अंदर यह कहा था कि प्रेसिडेंट के पास यह पावर होता है कि जुडिशरी के मुद्दे पे वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। किसी भी जुडिशियल मैटर के ऊपर अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस लेनी है, सोच विचार करना है या विचार विमर्श लेना है, सलाह लेनी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है। बट वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं। तो सोचिए कितने इंपॉर्टेंट पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास भी, कि देश के राष्ट्रपति उनके पास जाके जुडिशियल मुद्दे के ऊपर उनकी राय लेते हैं। तो ये काइंड ऑफ पावर ही है सुप्रीम कोर्ट का। ऑब्वियसली दैट्स व्हाई एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट का एक पावर है। एडवाइजरी का मतलब क्या है? बेसिकली बच्चों वही चीज है कि वो एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को जुडिशियल मुद्दे पे। तो एडवाइस देने का भी पावर किसके पास है? यहां पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट अगर इनके कुछ पावर्स की बात करूं तो ये है एक अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? इसके मतलब को जानने से पहले आई वांट कि इसके दो फिनोमिनन्स को या दो प्रोस्पेक्टिव्स को आप पहले प्रॉपरली पढ़ें। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है? द जजमेंट्स, प्रोसीडिंग्स एंड एक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर perpetuate manner and testimony. These records are admitted to be evidentiary value and cannot be questioned when produced before any court. ये क्या कह रहा है? ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो इंक्वायरी होती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेस के ऊपर डिसीजंस लिए गए हैं, प्रोसीडिंग्स ली गई है, टेस्टिमोनी ली गई है, जो भी चीजें एविडेंस प्रस्तुत किए गए, उसके ऊपर कोई भी दूसरा कोर्ट, लोअर कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि नहीं ये चीज सुप्रीम कोर्ट में गलत हुई थी। नहीं,
ये पावर है किसका? इज द रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो सारे कोर्ट्स को मानना पड़ेगा, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, फैमिली कोर्ट हो, सबको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट सबसे हायर अथॉरिटी है, तो ये पहला पॉइंट उसी की बात करता है। नेक्स्ट चीज इसके अंदर एक आ जाती है, दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल प्रेसिडेंट्स, लीगल रेफरेंसेस। इट हैज पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट either with simple imprisonment or a term to 6 months or with fine up to 2000 or with the both। अगर आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, आपने अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन की अवहेलना करी है या कोर्ट के किसी डिसीजन की अवहेलना करी है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर होता है कि वो आपको फाइन चार्ज कर सकते हैं। फाइन कितना होगा? 2000 रुपए तक का है तो फाइन चार्ज कर सकते हैं, या 6 महीने की आपको इंप्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, या दोनों चीजें दे सकते हैं। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर बेसिकली ये दोनों चीजें आती हैं। आप याद रखिएगा, सिर्फ एक चीज नहीं आती है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजंस होते हैं उनको कहीं भी प्रोड्यूस किया जाएगा तो उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये चीज तो आती ही है, साथ में ये भी आती है कि यहां पर आप प्रॉपरली अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास, कि अगर सुप्रीम कोर्ट की किसी डिसीजन की अवहेलना की गई है तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी पर्सन को पनिश कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, नेक्स्ट पावर की बात की जाए बच्चों, यहां पर कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये हमने प्रॉपरली समझ ही लिया है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अभी मैंने बताया था जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। इसके अलावा इट सॉल्व द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई समस्या आ रही है कि इलेक्शन गलत तरीके से हुए हैं, कैंडिडेट ने वोट सही नहीं किया है, एलिजिबल नहीं थे, इसके ऊपर जो डिसीजन लेता है वो यहां पर कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट लेता है। ये क्वेश्चंस कई एग्जाम में पूछा गया है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का डिस्प्यूट का रिजॉल्वर कौन है, कौन प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे रिजॉल्व करता है। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो देखिए ये भी एक बहुत ही बड़ा पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, हैज द पावर टू रिव्यू हिज ओन जजमेंट एंड ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होता है कि वो अपने खुद के जजमेंट्स को, जो डिसीजन उसने दिए हैं, जो जजमेंट्स उसने दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, वो उनको फिर से रिव्यू कर सकता है और कई बार चेंज भी कर सकता है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल की बात करूं, बेरूबारी जो केस था, उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि प्रियम्बल इज द नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारी जो देश की प्रस्तावना है वो देश के संविधान का भाग नहीं है। बेरूबारी केस के अंदर कहा था। उसके बाद आया केशवानंद भारती केस, एक बड़ा हिस्टोरिकल केस। अपने इसी डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की जो हमारी प्रस्तावना है वो देश के संविधान का भाग है। इसका मतलब क्या होता है? वो अपने ही जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है, और अगर लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि ये जजमेंट जो है वो आज के सिनेरियो में ठीक नहीं है, या उस टाइम पे जजमेंट ठीक तरीके से नहीं लिया गया था, तो वो जजमेंट को कई बार चेंज भी कर देते हैं। ये याद रखिएगा, ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि कैन ट्रांसफर द केस और अपील पेंडिंग इन द हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट से वो कोई केस या अपील अगर हाई कोर्ट के पास है तो वो अपने पास बुला सकता है, ट्रांसफर करवा सकता है। हाई कोर्ट से बोलेगा कि नहीं, इस केस की सुनवाई हम यहां पर करेंगे। ये काम भी कौन कर सकता है? देश का सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इसके बाद इट्स लॉज आर बाइंडिंग इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने बना दिए हैं उसके अंदर सारे कोर्ट्स उस कानून से बंधे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर हाई कोर्ट्स के लिए कोई कानून बना दिया है तो यहां पर देश के जितने हाई कोर्ट्स होंगे वो उस कानून से बंधे हुए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बात की जाए, इट इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का इंटरप्रेटर है। इसका क्या मतलब होता है? यहां पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान के अंदर क्या लिखा है उसको इंटरप्रेट करने का अधिकार, किसी लाइन का क्या मतलब है, किसी फंडामेंटल राइट का क्या मीनिंग है, बेसिकली उसके अंदर चीजें सही सही क्या है, उसका सही मतलब क्या है, यह मतलब बताने का अधिकार या कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। याद रखिएगा कि संविधान को इंटरप्रेट करने का जो राइट है वो बेसिकली हमारे किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट। हम हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए, इट कंट्रोल्स ऑल द कोर्ट्स। जितने भी कोर्ट्स होते हैं
सुप्रीम कोर्ट उनको कई बार समन के थ्रू, मैम देखिए बहुत सारी चीजों के साथ अगर बात करूं कि समन के थ्रू भेजता है, ऑर्डर्स के थ्रू, बाकी सारे कोर्ट्स को हमारा सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करता है। अब यहां पर एक पॉइंट आ जाता है, एक सिंपल सा पॉइंट है, लास्ट बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था कि एक क्वेश्चन आया था कि एडहॉक जजेस क्या होते हैं। जजेस तो हमने समझ लिए, उनका क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए जाते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि एडहॉक जजेस क्या होते हैं। देखिए एडहॉक का मतलब बेसिकली होता है टेम्पररी। कई बार क्या होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की कमी हो गई है, तो वो क्या करते हैं कि हाई कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट के, अदर स्टेट्स के हाई कोर्ट से टेम्पररी टाइम के लिए कुछ जजेस को अपॉइंट कर लेते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो ऐसे जजेस जो कि हाई कोर्ट के जजेस हैं और टेम्पररी टाइम के लिए जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है टेम्पररी टाइम के लिए, ऐसे जजेस को ही एडहॉक जजेस कहा जाता है। छोटा सा पॉइंट था, ये याद रखिएगा, आप रिमेंबर रखिएगा इस चीज को, अपने नोट्स के अंदर भी ये चीज को लिख लीजिएगा। अब यहां पर हम एक सिस्टम की बात करने वाले हैं बच्चों, बड़ा ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन हमेशा अरोज होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को अपॉइंट कौन करता है। अगर जजेस को अपॉइंट सरकार कर देगी डायरेक्टली, तो सरकार तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट उनका फायदा उठा ले। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑटोनोमस तरीके से काम कैसे करेगा, वो स्वतंत्र तरीके से काम कैसे करेगा, जब सुप्रीम कोर्ट को चलाने वाले लोगों को ही कौन चुन के ला रही है, पॉलिटिकल पार्टी या सरकार चुन के ला रही है, सेंटर चुन के ला रहा है। तो दैट्स व्हाई यहां पर जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होता है, और जजेस का ट्रांसफर होता है, वो किस तरीके से होता है उसे जानना जरूरी है। देखिए इसके लिए अभी की अगर मैं बात करूं सिनेरियो की, एक सिस्टम लाया गया है जिस सिस्टम का नाम है कोलिजियम सिस्टम। ये सिस्टम काफी पहले से एग्जिस्ट करता है। होता यह है कि इस सिस्टम के अंदर बेसिकली होता यह है कि जजेस के ट्रांसफर के लिए और अपॉइंटमेंट के लिए, कहां के जजेस के लिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी बात कर रहा हूं और हाई कोर्ट के जजेस की भी बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए और उनके ट्रांसफर के लिए एक कमिटी बनाई गई है, एक सिस्टम बनाया गया है जिसे कोलिजियम सिस्टम कहा जाता है, जिसके अंदर होते हैं एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि इसके हेड होते हैं, और इनके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के ही, और इन सबको मिला के बनता है हमारा कोलिजियम सिस्टम। दैट मींस हमारा जो कोलिजियम होता है उसमें टोटल 5 लोग होते हैं, जिसमें से एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 होते हैं सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये जजेस का पैनल, ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस जज को अपॉइंट किया जाएगा, किसे सीजीआई बनाया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, साथ ही साथ हाई कोर्ट के अंदर किस जज को अपॉइंट करना है और किस जज का ट्रांसफर कहां से कहां करना है, ये भी यही सिस्टम डिफाइन करता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में काम नहीं कर सकती है, तो उनको अपने अंदर काम करने वाले लोगों को चुनने का अधिकार होना चाहिए। दैट्स व्हाई इस कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस का अपॉइंटमेंट और रिटायरमेंट की बात कर रहा हूं मैं, बेसिकली अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर भी किया जाता है। अब देखिए यहां पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक सिनेरियो आता है। 2014-15 के अंदर एक अमेंडमेंट लाया गया था, याद रखिएगा। शुरुआत में मैंने कहा कि शुरुआत से चीज नहीं थी, यह भी है। 2014 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया जिसे कहा जाता था 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014। इस संविधान संशोधन के थ्रू जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि शुरुआत से ही लेजिस्लेचर का और जुडिशरी का हमेशा काइंड ऑफ टसल रहा है, डिस्प्यूट रहता है। कभी जुडिशरी कहती कि हम सही है, कभी हमारे पार्लियामेंट कहती कि नहीं हम सही है। तो यहां पर जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है। सरकार कहती है कि जजेस के अपॉइंटमेंट में हमारी भी कोई भूमिका होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि नहीं, आपकी भूमिका कैसे हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो किसी के अंडर आती नहीं है। इसी डिस्प्यूट को देखते हुए यहां पर एक हुआ ये कि 2014 के अंदर एक 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके थ्रू NJAC, जिसका मतलब है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इस कमीशन को बना दिया गया। अब इस कमीशन का क्या काम था? इस कमीशन का काम था कि जजेस को अपॉइंट करना, जैसे कि अभी तो कॉलेजियम सिस्टम कर रहा है, वो काम अब इस कमीशन को दे दिया गया था कि अब आपका काम यह रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर आप जजेस को अपॉइंट भी करेंगे, साथ ही साथ आप उनके ट्रांसफर से रिलेटेड काम को भी देखेंगे। अब देखिए यहां पर हुआ क्या, कंपोजिशन क्या था इस कमीशन का, कौन कौन से लोग थे इस कमीशन में। तो पहले तो थे हमारे इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो हमारे चीफ न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, वो इसके अंदर थे। दूसरे पर्सन थे 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीजें सीनियरिटी के हिसाब से चल रही थी पहले। सीनियरिटी का क्या मतलब होता है कि किसी जज को 5 साल सुप्रीम कोर्ट में हो गए, किसी को 10 साल हो गए। तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते थे, वो लोग भी इस कंपोजिशन के अंदर थे या इस कमीशन के एनजीएससी के मेंबर थे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहां थे अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। हमारे जो लॉ मिनिस्टर होंगे, जो कानून मंत्री होंगे, वो भी इसके मेंबर होंगे। दैट मींस ये 2 लोग तो किसके हो गए, हमारे जुडिशरी के। ये किसके आ गए एक मेंबर, एग्जीक्यूटिव के आ गए हैं, सरकार के आ गए हैं एक मेंबर यहां पर। तीसरे मेंबर जो है वो हमारे कानून मंत्री थे यहां पर। चौथी अगर बात की जाए कि 2 एमिनेंट पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द कमिटी ऑफ, इनके अलावा भी, इन 3 लोगों के अलावा भी 2 लोगों को और अपॉइंट किया जाएगा। अब इन 2 लोगों को कौन चुनेगा, एमिनेंट पर्सन। इन 2 लोगों को चुनने के लिए एक और छोटी सी कमिटी बनाई गई, जिसके अंदर कौन कौन थे, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे, और तीसरा अगर बात की जाए कि यहां पर दूसरे होंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। और अगर देश में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है ही नहीं, तो जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके लीडर यहां पर रहेंगे। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी, जो जीती है वो नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में है। कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है उसका लीडर इस कमिटी का मेंबर होगा। और बेसिकली वो लोग क्या करेंगे, इन 2 लोगों को चुनेंगे जो कि एमिनेंट होंगे। तो ये 1, 2 और ये 3 लोग, या 3 लोग मिलके किसको चुनते हैं, इन 2 लोगों को यहां पर चुनेंगे। और साथ में यह भी कहा गया था कि ये जो 2 एमिनेंट मेंबर्स होंगे उसमें से एक मेंबर ऐसा होगा जो बेसिकली एसटी, एससी, माइनॉरिटीज, वुमेन्स, इनसे बिलोंग करेगा। अब ये कमेटी तो यहां पर बना दी गई कि भैया अब ये लोग जो हैं, ये पूरी कमेटी ये मिलके चूज करेगी कि देश का अगला सीजीआई कौन होगा, देश का अगला सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होगा। बट यहां पर अब इस चीज से हो क्या रहा है, जुडिशरी एक कह सकते हैं कि वो किसी सरकार के अंदर तो आती नहीं है। यहां पर जुडिशरी एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक स्वतंत्र निकाय है। बट यहां पर इस कमिटीज के अंदर हो ये रहा है, हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी इसके अंदर अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। यहां पर एक यूनियन मिनिस्टर भी आ गए हैं, 2 एमिनेंट मिनिस्टर हैं, उनको भी कौन चूज कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर की बनी हुई कमिटी है। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन भी उस कमिटी में होगा। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का या लेजिस्लेचर का इंटरफेयर होना स्टार्ट हो गया था किसमें, जुडिशरी सिस्टम के अपॉइंटमेंट के अंदर। दैट्स व्हाई यहां पर हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला और 2015 के अंदर एक जजमेंट आया जिसके थ्रू ये जो एनजेएसी था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया, इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमारे जजेस के अपॉइंटमेंट में हम पार्लियामेंट को इंटरफेयर नहीं करने देंगे। एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सी चीज थी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी क्योंकि आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आज अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जा रहा है, वो कोलेजियम सिस्टम से हम कर रहे हैं ना। सिस्टम कोलेजियम कौन सा है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं, वही मिलकर चुन लेते हैं कि किस पर्सन को सीजीआई बनाना है, किस सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस पर्सन को जज अपॉइंट करना है, हाई कोर्ट के अंदर किसको जज अपॉइंट करना है और कहां किसका ट्रांसफर करना है। चलिए, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब यहां पर हम प्रोसेस समझते हैं बच्चों रिमूवल की। सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जा सकता है, किस तरीके से उसे उसके पद से निकाला जाएगा। यहां पर मैं आपको ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूं कि बेसिकली सिर्फ 2 ग्राउंड्स के बेसिस पर ही सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। ना तो मिसबिहेव होता है बेसिकली, और एक इनकैपेसिटी होती है, और एक ये भी होता है कि संविधान का मिसयूज किया है, पोस्ट का दुरुपयोग किया गया है, वो सारी चीजें होती हैं। अब यहां पर बेसिकली क्या होता है, हम इस रिमूवल के पूरे प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, रिमूवल करने के लिए यहां पर एक मोशन को पास करना होता है। मोशन का मतलब बेसिकली मैं बात करूं, एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रपत्र होता है जिसके थ्रू किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। अब ये मोशन कहां कहां आता है, इस पॉइंट को हम देख लेते हैं। देखिए, पहली बात क्या होती है यहां पर इस मोशन के अंदर कि ये मोशन सबसे पहले आएगा आपके लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर अगर ये मोशन आता है तो तकरीबन 100 लोगों को उस मोशन के ऊपर साइन करना होगा। अगर ये मोशन यहां पर राज्यसभा के पास चला जाता है, राज्यसभा के अंदर आता है, तो तकरीबन 50 लोगों को राज्यसभा के इस मोशन पे साइन करना होगा। दैट मींस रिमूवल का जो मोशन है, अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ रिमूवल का, एक मोशन दे रहे हैं खाली
कि क्या इनको रिमूव करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर लोकसभा के अंदर वो रिमूवल का मोशन चला गया तो कितने लोगों का साइन होगा, 100 लोगों का। और लोकसभा की जगह अगर राज्यसभा से वो रिमूवल का मोशन स्टार्ट किया तो कितने लोगों के सिग्नेचर होंगे, यहां पर 50 लोगों के सिग्नेचर होंगे। इसके बाद सिग्नेचर होने के बाद यहां पर लोकसभा के अंदर अगर 100 लोगों ने सिग्नेचर कर दी इस मोशन पे, तो स्पीकर उस मोशन को या तो एक्सेप्ट कर देगा या रिजेक्ट कर देगा। ये स्पीकर के ऊपर है। भले ही 100 लोगों ने साइन कर दिए हैं, बट स्पीकर को लग रहा है कि नहीं, मुझे मोशन एक्सेप्ट नहीं करना है, तो स्पीकर उस मोशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्पीकर बाउंड नहीं होता है, बंधा हुआ नहीं होता है। और राज्यसभा में अगर 50 लोगों ने सिग्नेचर कर दिए हैं तो हमारे जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो भी बाउंड नहीं है कि मैं इस मोशन को एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं। अब मान लेते हैं कंडीशन आती है कि लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर वो उस मोशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है, उस जो मोशन था रिमूवल मोशन, उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता यह है कि 3 मेंबर्स की कमिटी बनाई जाती है जो इंक्वायरी करती है। इंक्वायरी करने का क्या मतलब होता है, वो चेक करेगी कि जिस ग्राउंड के ऊपर ये उस जज को निकालना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को, वो ग्राउंड सही है कि नहीं है। ऐसा न तो नहीं कि किसी पर्सन ने झूठ बोल दिया है और सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जिस ग्राउंड्स पे निकालने की बात कर रहे हैं वो ग्राउंड्स हैं गलत। तो यहां पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए 3 लोगों की एक कमिटी बनती है। अब ये 3 लोग कौन होते हैं वो देख लेते हैं। पहला यहां पर होता है सीजीआई और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस कमिटी के अंदर होंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई और जज। अब मान लो ये और जज क्यों लिया है, अब मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट ये प्रोसेस चल रहा है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन कमिटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं ले सकते ना। तो यहां पर दोनों चीजें दी है कि या तो सीजीआई होगा और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के बाद, वो होते हैं इसके मेंबर, पहले मेंबर। दूसरे कौन होते हैं, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यहां पर दूसरे मेंबर होते हैं। और तीसरे जो मेंबर्स होते हैं वो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, कानून के बहुत बड़े ज्ञाता। अब ये 3 मेंबर्स की जो कमिटी होती है, ये जो 3 लोग होते हैं, ये केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये चेक करते हैं कि जो केस आया है जज के रिमूवल का, जिस बेस पे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा रहे हैं, क्या वो केस सही है। उस केस का इन्वेस्टिगेशन की जाती है, छानबीन की जाती है। अब मान लो कि वो इन्वेस्टिगेशन सही निकला, ये मिल गया, ये समझ में आ गया कि हाँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं इन्होंने मिसबिहेव किया, या ये इनकैपेसिटी है, इनकॉम्पिटेंट है, संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये इन्वेस्टिगेशन में सही आ जाता है, उसके बाद ये रिमूवल मोशन दोनों हाउस में पास होने के लिए जाता है। याद रखिएगा, इससे पहले पास होने के लिए नहीं जा रहा था, वो सिर्फ सिग्नेचर का था कि स्टार्ट करे कि नहीं करे। अगर लोकसभा के अंदर गया तो 100 लोगों के सिग्नेचर होंगे तो स्टार्ट किया जाएगा, राज्यसभा में गया तो 50 लोगों के सिग्नेचर चाहिए था। अब यहां पर वो सिग्नेचर भी हो गए हैं, स्पीकर ने बोल भी दिया है कि हां कर दीजिए, इन्वेस्टिगेशन भी हो गई है 3 मेंबर्स कमेटी की, और इन्वेस्टिगेशन में ये आ गया है कि हां, इन्होंने जो काम किया है वो संविधान के ग्राउंड्स के अगेंस्ट है। दैट मींस इन्वेस्टिगेशन में वो जज गिल्टी भी हो गया। अब एक मोशन जाएगा जिसको भी कहा जाता है रिमूवल मोशन। अब वो दोनों हाउस से पास होता है। कैसे पास होता है हमको पता ही है, बिल के पास होने का प्रोसेस जो है, तो मोशन के अंदर भी वही चीज होगी। पहले जाएगा वो लोकसभा के अंदर, चला गया, लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा। अब यहां पर दोनों हाउसेस से उसको पास होने के लिए क्या जरूरी है, स्पेशल मेजॉरिटी। याद रखिएगा, स्पेशल मेजॉरिटी मैंने बता चुका हूं, लास्ट के लेक्चर्स में बहुत बार डिस्कस करा है हमने। स्पेशल मेजॉरिटी कौन सी, पहला तो 50 मेंबर्स ऑफ द टोटल हाउस, जितने भी हाउस के 50% मेंबर्स हैं उनके सिग्नेचर होना चाहिए। ये तो होता ही है, दैट मींस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाला सिनेरियो तो है ही सही, 50% मेंबर्स ऑफ द हाउस। और इसके अलावा 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। इस अकेले से काम नहीं चलेगा, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग जो हैं उनको भी यहां पर इस मोशन को पास करना पड़ेगा। ये चीज में स्पेशल मेजॉरिटी ऑलरेडी बच्चों लेक्चर्स के अंदर समझा चुका हूं, आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं कि ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। और दोनों हाउस से ये जो मोशन है वो सेपरेटली पास होना चाहिए। अब क्या होगा इसके बाद, जब दोनों हाउस से वो मोशन पास हो गया तो किसके पास चला जाता है, प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। और प्रेसिडेंट ने अगर उस रिमूवल मोशन पे साइन कर दिया तो यहां पर क्या होता है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अपनी पोस्ट से हटा दिए जाते हैं या रिमूव कर दिए जाते हैं। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम था, बड़ा ही एक पेचीदा सा सिस्टम बनाया गया। इतना इजी प्रोसेस नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना। हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसेस भी सेम इसी तरीके का है। तो यहां पर ये सिस्टम इतना आसान नहीं होता है,
इसे रिजिड क्यों बनाया गया है, इसे इतना मुश्किल क्यों बनाया गया, और आज तक हमारे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज इस प्रोसेस के थ्रू रिमूव नहीं हुआ है। क्यों बनाया गया इतना मुश्किल? देखिए सिंपल सी चीज है, हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए किसी जज को हटाना चाहे, तो अगर सिस्टम आसान होगा तो बड़ी आसानी से उस जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा देगी। और अभी जुडिशरी की हम बात करें तो जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी सरकार को रिप्रेजेंट नहीं करती है, वो तो हमारे संविधान का संरक्षक है, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा इंटरप्रेटर है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको रिमूव करने का प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी था, ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने पावर्स का मिसयूज ना कर पाए। चलिए, आपको आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखिए बच्चों, यहां पर सारी चीजें की बात अगर करें कि रिमूवल के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले कि रिमूवल मोशन साइन होना चाहिए 100 मेंबर्स का, या तो लोकसभा में 50 मेंबर्स या राज्यसभा के अंदर। स्पीकर और चेयरमैन को एडमिट कर लेना चाहिए, वो एडमिट भी कर सकते हैं या रिफ्यूज भी कर सकते हैं। अगर एडमिट कर लिया है तो 3 मेंबर्स की कमिटी अपॉइंट की जाएगी जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी सुप्रीम कोर्ट के जज के चार्जेस को। अब ये 3 मेंबर कमिटी में क्या कौन होंगे, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। किस केस में जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा कि दूसरा जज चीफ जस्टिस के अलावा अगर सीजीआई के अगेंस्ट ही केस चल रहा है तो फिर कोई और दूसरा जज जो है वो इस कमिटी का मेंबर होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट यहां पर होते हैं, और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट भी यहां पर होते हैं जो कि कानून के बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं। इसके अलावा अगर गिल्टी फाइंड की जाते हैं, ये पता लग जाता है कि जी हां ये जो चार्जेस सही हैं, तो उसके बाद ये जो मोशन है वो दोनों हाउसेस के अंदर मूव किया जाता है, और दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ इस मोशन को पास करना होता है। स्पेशल मेजॉरिटी के बाद अगर ये मोशन दोनों हाउसेस से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट इस मोशन के ऊपर साइन कर देते हैं या कर देंगे, और प्रेसिडेंट के साइन करते ही उस जज को रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू आज तक भारत में किसी भी जज को रिमूव यहां पर नहीं किया गया। चलिए बच्चों, हमने अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लिया है, वो सारी चीजें देख ली है जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आती है। हमने ये भी देखा है कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनका रिमूवल कैसे किया जाता है, कौन से संवैधानिक पार्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के कितने ज्यादा पावर्स हैं, हम देखते हैं किस तरीके से वो कंट्रोल करता है। एक इंपॉर्टेंट पावर ये भी है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस देता है स्टेट को, कई बार डायरेक्टिव पावर्स भी हैं कि स्टेट को या सेंटर को डायरेक्शन देने का काम भी सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर कोई ऐसा केस आया है सुप्रीम कोर्ट के पास जिसके थ्रू स्टेट्स को या सेंटर को डायरेक्शन देने की बात की गई है, तो वो काम भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट करता है। जैसे अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके सेंटर को डायरेक्शन दिया था कि आप जल्दी से जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करने की तैयारी कीजिए या उसके लिए प्रयास कीजिए। तो ये डायरेक्शंस भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू यहां पर दिए जाते हैं। अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसे गर्ल्स को एनडीए में एंट्री अलाउ करने के लिए एक बहुत ही हिस्टोरिकल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। उस डिसीजन को देखिए यूपीएससी ने माना है, सरकार ने माना है, और गर्ल्स के लिए जो फॉर्म्स फिल होना है वो स्टार्ट हो गए। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल है। अगर लगता है कहीं पर भी कि इनजस्टिस हो रहा है, राइट टू इक्वालिटी की मैं बात कर रहा हूं बेसिकली ये एनडीए वाले केस के अंदर, नेशनल डिफेंस एकेडमी केस के अंदर, कि बॉयज जा सकते हैं गर्ल्स नहीं जा रही थी, तो यहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ऐसी कोई चीज हो रही है और कोई केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर डायरेक्शंस देता है। कुछ डायरेक्शंस यहां पर बेसिकली कंपल्सेशन होते हैं, कुछ डायरेक्शन जो है वो कंपल्सेटरी नेचर के यहां पर नहीं होते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, जैसे कि हम बात कर रहे थे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इस लेक्चर के अंदर कि डीपीएसपी जस्टिसेबल नहीं होते हैं, वो सिर्फ स्टेट्स को डायरेक्शन है कि आप कानून बनाते समय इन सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखिएगा। स्टेट्स कौन सी, मैं सेंटर की भी बात कर रहा हूं, सारे स्टेट्स की भी बात कर रहा हूं, तो यहां पर उसको कंपल्सेशन नहीं होता है। बट अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दे दिया है तो फिर उसको फॉलो करना कंपल्सेशन हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था हाई कोर्ट्स, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टेट्स के अंदर सबसे बड़ी जुडिशियल अथॉरिटी होती है। उन हाई कोर्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं। हाई कोर्ट सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट की तरह ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। हाँ, जजेस की एजेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा, बट जजेस के सिलेक्शन भी यहां पर किस तरीके से हो रहा है, कोलिजियम सिस्टम के जैसे ही हो रहा है। जजेस का रिमूवल का प्रोसेस भी कैसा है,
जैसा कि हमने देखा था, अभी वही रिमूवल का प्रोसेस है, कुछ थोड़ी बहुत चीजें चेंजेस हैं। तो चलिए अब हम हमारे हाई कोर्ट्स को समझते हैं कि हाई कोर्ट्स होते क्या है। हाई कोर्ट्स की अगर बच्चों यहां पर बात की जाए तो प्रॉपरली हम बात करें कि हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है। जरूरी नहीं है कि हर स्टेट का एक हाई कोर्ट हो, यह भी देखा गया है कि एक ही स्टेट का या दो स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी का भी एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। जिसका एग्जांपल मैं बताऊं कि जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है और हमारा कलकत्ता है, वेस्ट बंगाल है, दोनों का हाई कोर्ट सेम ही है यहां पर। तो यहां पर दो स्टेट्स का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है, और यहां पर एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी का भी सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है। चलिए इस पॉइंट को समझते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट समझ लेते हैं कि इंडिया के अंदर, भारत में पहली बार 1862 के अंदर यह हाई कोर्ट्स का प्रोविजन आया था। 3 हाई कोर्ट्स उस टाइम पे एस्टैब्लिश किए गए थे, कलकत्ता, मुंबई एंड मैड्रास। तो 3 हाई कोर्ट्स को यहां पर 1862 में एस्टैब्लिश किया गया था, जो मेजरली इंडिया के, बेसिकली हम बात करें उस टाइम पे जब हमारा देश पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड था, प्रोविंसेस के अंदर डिवाइडेड था, तो इन हाई कोर्ट्स को उन पार्ट्स की और उन प्रोविंसेस की अथॉरिटी को डिवाइड करके बांट दिया गया था। इसके अलावा अगर यहां पर हम बात करें कि हमारा 7वां संविधान संशोधन, जिसके बारे में वही हम बात कर रहे थे कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 यह कहता है कि एक दो स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के लिए भी एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। यह संविधान संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह कहीं ना कहीं कॉमन हाई कोर्ट्स की बात कर रहा है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए बच्चों, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, संविधान के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 6 के अंदर हाई कोर्ट की बात की गई है। अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं यहां पर, तो आर्टिकल 214 से लेके 231 हाई कोर्ट्स की बात करता है। 214 से लेके 231 आर्टिकल तक हमारे यहां पर हाई कोर्ट्स की बात की जा रही है, उच्च न्यायालय की बात की जा रही है, जो कि स्टेट्स के लिए होते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि एवरी हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड सेवरल अदर जजेस। देखिए जैसे कि यहां पर हम देख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस जो है वो फिक्स है, 34 हैं। हाई कोर्ट में ऐसा जरूरी नहीं है कि एक हाई कोर्ट में इतने जजेस हैं तो सारे हाई कोर्ट्स में उतने ही जजेस रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। इनके जजेस का नंबर हाई कोर्ट्स का फिक्स नहीं होता है, बट हाँ ये जरूरी है कि हर हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस होते हैं, जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कहा जाता है। उस स्टेट के सबसे बड़े जुडिशियल एग्जीक्यूटिव वही होते हैं, क्योंकि स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी वही रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात की जाए कुछ पॉइंट्स की कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का और जजेस का अपॉइंटमेंट भी कौन कर रहे हैं, यहां पर प्रेसिडेंट ही करते हैं। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनसे कंसल्ट करने के बाद इनका अपॉइंटमेंट कौन कर रहे हैं, यहां पर हमारे प्रेसिडेंट कर रहे हैं। क्यों कंसल्ट करना, याद आ रहा है कुछ, कंसल्ट करने के बाद, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कंसल्ट से ही तो हमारा कोलिजियम सिस्टम आया है, क्योंकि अपॉइंट कौन कर रहा है यहां पर, अपॉइंट भले ही यहां पर प्रेसिडेंट कर रहे हैं, बट बनेगा कौन, ये डिसाइड कौन कर रहा है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस अपने कोलिजियम सिस्टम के थ्रू डिसाइड करते हैं। तो याद रखिएगा ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल 217 इनके अपॉइंटमेंट से बेसिकली डील करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात की करूं कि इनके पास, हाई कोर्ट के पास भी रिट इशू करने का पावर होता है। बाकी सारे पावर्स इनके पास सुप्रीम कोर्ट जैसे हैं, बट एक स्मॉल टेरिटरी के अंदर, अपने एक स्मॉल छोटे एरिया के अंदर इनके पास भी, जैसे आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर रहा था, वैसे ही आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट के पास रिट इशू करने का पावर है। अगर उनकी टेरिटरी में, उनके कंट्रोल्ड एरिया के अंदर अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन सरकार कर रही है, कोई पर्सन कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कर रहा है, तो यहां पर वो उसके अगेंस्ट रिट को इशू कर सकते हैं। ये पावर किसके थ्रू दिया गया हाई कोर्ट को, आर्टिकल 226 के थ्रू दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करूं बच्चों में कि हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती है, तो देखिए यहां पर क्या होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी था, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए भी किसी पर्सन का भारत का नागरिक होना जरूरी है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट को अगर होल्ड करना चाहता है कोई पर्सन, उसे भारत का नागरिक होना जरूरी है। मैंने पहले भी ये चीज बताई कि जन्म से भारत का नागरिक ये कहीं नहीं लिखा है, बाय बर्थ इंडियन सिटीजन नहीं है, बट जिस समय उसे इस पोस्ट को होल्ड करना है उस समय उस पर्सन के पास
इंडियन सिटीजनशिप या भारत की नागरिकता का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए बच्चों कि यहां पर क्या होता है कि ही शुड हैव होल्ड जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स। किसी भी जुडिशियल ऑफिस को उस पर्सन ने 10 साल तक होल्ड किया हो। दैट मीन्स भारत के किसी भी हाई कोर्ट के अंदर 10 साल तक उसने किसी जुडिशियल पोस्ट को होल्ड करके रखा हो, इसके बारे में बात करते हैं। या फिर he should have been the advocate of high court for 10 years, for 10 years, कि 10 साल तक वो हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट रहा हो, ये भी हो सकता है। या तो ये चाहिए या फिर ये चाहिए। इसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट। संविधान में हाई कोर्ट के जज की भी कोई मिनिमम एज नहीं है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी कोई मिनिमम एज नहीं दी गई थी कि कम से कम इतने साल का होना चाहिए। सेम सिनेरियो हाई कोर्ट के साथ भी है। हाई कोर्ट के जज की भी यहां पर कोई मिनिमम एज नहीं देके रखी है ना, याद रखिएगा इस चीज को। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, इनकी ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, तो जो भी जिस स्टेट के वो हाई कोर्ट को ज्वाइन कर रहे हैं जजेस, उस स्टेट का गवर्नर उन्हें अपने पोस्ट की शपथ दिलाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है ये चीज। नेक्स्ट अगर यहां पर बात की जाए कि टेन्योर, जैसे हमने कहा था कि टेन्योर यहां पर फिक्स तो नहीं होता है, बट जैसे सुप्रीम कोर्ट में एज 65 थी, हाई कोर्ट्स के अंदर इनकी जो ऑफिस होल्ड करने की एज होती है वो 62 हो जाती है, ये याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में थी 65, हाई कोर्ट में 3 साल कम हो जाती है, 62 कर दी जाती है। तो ये टेन्योर फिक्स नहीं है, 5 साल काम करेंगे, 10 साल बने रहेंगे। एज फिक्स कर दी गई है कि 62 साल के जब भी हो जाएंगे उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट के अंदर नहीं काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए बच्चों कि अगर इनको रेजिग्नेशन देना है तो रेजिग्नेशन ये किसे देंगे, ये प्रेसिडेंट को ही अपना रेजिग्नेशन देते हैं। भले ही ये हाई कोर्ट के जजेस हैं, स्टिल इनको अपॉइंट कौन कर रहा था, प्रेसिडेंट करते हैं। यहां पर ये अपना रेजिग्नेशन भी किसको देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही देते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ये सेम प्रोसीजर है इनके रिमूवल की जो कि अभी हमने देखी थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। तो यहां पर एक छोटा सा चेंज इसमें रहता है, बट अगर प्रॉपर प्रोसेस की मैं बात करूं, बेसिक की बात करूं, तो वो सेम प्रोसेस के थ्रू ही इन्हें हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। जो और कौन रिमूव करेगा यहां पर, इनको रिमूव भी कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही यहां पर कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स को आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए बच्चों, अब आज का जो लेक्चर हमने देखा है, जो सारे पॉइंट्स हमने समझे हैं, जो कि प्रॉपरली हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को हम आज के लेक्चर्स में ही सॉल्व कर लेते हैं कि इन क्वेश्चंस के थ्रू ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहते हैं कि वेयर डिड द इंडिया गेट्स इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल ऑर्डर ऑफ कोर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुरुआती तौर पे सुप्रीम कोर्ट की एक सिंगल ऑर्डर होगा, 3 से 5 सिस्टम नहीं होंगे, अलग अलग अथॉरिटीज नहीं होगी, एक सिंगल बॉडी होगी, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होगी कोर्ट्स की। वो हमने कहां से लिया है, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1773 और नन ऑफ दिस। ऑब्वियसली इसका ऑप्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आंसर इज ए, ऑप्शन ए इज द आंसर। आंसर ए के अंदर ये कहा गया है, या ऑप्शन ए में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही हमने ये सोचा था कि हमारे यहां पर जो जुडिशियल बॉडी होगी, जो कॉन्सेप्ट होगा वो सिंगल ऑर्डर का होगा, सिंगल ऑर्डर ऑफ कोर्ट का होगा, ना कि ट्रिपल ऑर्डर या डबल ऑर्डर ऑफ कोर्ट्स का होगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट को देखा जाए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट। इसमें से कौन सी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। दैट मीन्स अगर किसी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो इसमें से कौन सी क्वालिफिकेशन का होना अनिवार्य नहीं है। देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। पहला है ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है ही शी शुड बी रिस्पेक्टेड ज्यूरिस्ट इन द आईज ऑफ पार्लियामेंट, ये चीज कह रही है कि पार्लियामेंट के आईज में उसे रिस्पेक्टेड ज्यूरिस्ट होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है ही मस्ट बी ए जज इन द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years, कि 5 साल के अंदर हाई कोर्ट में वो जज होना चाहिए। चौथा पॉइंट बोलता है ही शुड बी अ लॉयर इन द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years, 10 साल के लिए किसी भी हाई कोर्ट के वो लॉयर होना चाहिए। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के अंदर 5 साल तक जज होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में,
ये पॉइंट भी बिल्कुल ही सही है कि हाँ ये जरूरी है, किसी हाई कोर्ट के अंदर 5 साल तक अगर वो जज रहे हैं तो भी उन्हें एज अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जज अपॉइंट किया जा सकता है। ऑप्शन डी ये कहता है कि ही और शी शुड बी लॉयर इन द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, 10 साल तक वकील होना जरूरी है किसी भी हाई कोर्ट के अंदर। ये पॉइंट भी सही, बट देखिए इस पॉइंट को समझिए, ये पॉइंट क्या कह रहा है, ही शुड बी रिस्पेक्टेड ज्यूरिस्ट इन द आइज ऑफ पार्लियामेंट। रिस्पेक्टेड ज्यूरिस्ट को आप अपॉइंट तो कर सकते हैं, बट वो आइज ऑफ द प्रेसिडेंट होना चाहिए, नॉट द आइज ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। बच्चों क्वेश्चन में से मैंने बेसिकली इसीलिए पुट किया था क्योंकि कई बार क्वेश्चंस हमको आते हैं बट सारी बात चली जाती है लैंग्वेज के ऊपर, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। आपको क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझना है कि बेसिकली क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और उसके बाद ही उस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों, ये कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द टेन्योर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो टेन्योर होता है, जो कार्य अवधि होती है, उसके रिगार्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो 65 साल की उम्र तक अपने पोस्ट को होल्ड करते हैं। सेकंड कह रहा है कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गिव हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द चीफ जस्टिस, कि वो चीफ जस्टिस को अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। तीसरा कह रहा है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, कि पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन के ऊपर वो रिमूव किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। और इसके बाद स्टेटमेंट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड ओनली इन द कंडीशन ऑफ मिसकंडक्ट। देखिए इसका आंसर बड़ा आसान सा है। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं इस आंसर को देने से पहले, यहां पर मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उन्हें बेसिकली 2 ग्राउंड्स पे ही हटाया जा सकता है। पहला तो होता है मिसकंडक्ट का, अपनी पोस्ट का दुरुपयोग किया है, मिसकंडक्ट किया है। दूसरा होता है कि इफ दे आर इनकेपेबल, कैपेसिटी नहीं है उनके अंदर। तो अब इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें भी सारी जो चीजें हैं, जो चीजें आपको समझनी है वो लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चन की, कि बेसिकली क्वेश्चन यहां पर कहना क्या चाह रहा है आपसे। चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। व्हाट इज द करंट सैलरी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है हमारे, उनकी करंट सैलरी कितनी है, करंट के अंदर सैलरीज कितनी है। जैसे यहां पर ऑप्शन है 10 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, 2.8 लाख पर मंथ या 1.25 लाख पर मंथ। तो ऑब्वियसली यहां पर बड़ा सिंपल सा आंसर आ जाएगा, 2.8 लाख पर मंथ ही करंट में सैलरी है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस की बात की जाए, ऑन विच ग्राउंड अ हाई कोर्ट जज कैन बी इम्पीच्ड। हाई कोर्ट के जजेस को किस ग्राउंड के ऊपर इम्पीच किया जा सकता है, कौन से ग्राउंड्स होते हैं जिसपे हाई कोर्ट के जज को इम्पीच किया जा सकता है। देखिए सेम चीज है, मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि जो ग्राउंड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, हाई कोर्ट के जज को भी उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर हटाया जा सकता है। अब यहां पर ऑप्शन क्या है, पहला है प्रूवन मिसकंडक्ट, ये प्रूव हो गया कि वो मिसकंडक्ट कर रहे हैं, पोस्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरा इनकम्पिटेंस, अब वो कैपेबल नहीं है। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा सी, कि मेजरली ये जो दोनों ग्राउंड्स होते हैं, इन दोनों ग्राउंड्स के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या हाई कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर कह रहा है हाउ कैन द हाई कोर्ट जज बी रिमूव। हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव किया जा सकता है। रेजोल्यूशन पास बाय द जनरल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, by the Supreme Court on the advice of the President, a resolution passed by the special majority of the respective state, a resolution passed by the Parliament with a special majority। बताइए इसका आंसर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, रिमूवल के प्रोसेस के बारे में बहुत सारी चीजें मैंने बताई है, सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही देना है कि मेजरली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट डू नॉट हैव अ हाई कोर्ट। बताइए ये क्वेश्चन आपके लिए है, इनमें से कौन सी स्टेट का हाई कोर्ट नहीं है। नाम ऑप्शन क्या है, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका हाई कोर्ट नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका आंसर है। तो इसका फाइंड आप लोगों को ही करना है कि कौन सी स्टेट का हाई कोर्ट नहीं है। देखिए आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाना है, हमने हाई कोर्ट्स के बारे में जाना है, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल का प्रोसेस भी जाना है, बहुत सारी चीजों को हमने यहां पर जान लिया है।
चलिए एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीजें रिवाइज हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का एक क्विक रिवीजन यहां पर थोड़ा सा जरूरी है। चलिए शुरुआत में अगर बात की जाए तो यहां पर हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाना है। हमने ये देखा है कि ये हाईएस्ट ज्यूरिडिक्शन है। इसके अलावा हमने यहां पर देखा है कि एस्टैब्लिशमेंट ईयर 28 जनवरी 1950 है, बट स्टिल 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू इसे एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो पार्ट 5 के अंदर ये आता है, आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की यहां पर बात की जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो टोटल जजेस अभी 34 हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 33 हमारे अदर जजेस होते हैं। क्वालिफिकेशंस हमने देखा था कि एक सिटीजन होना चाहिए इंडिया के, इसके अलावा 5 साल किसी हाई कोर्ट में जज होना चाहिए या फिर 10 साल किसी भी हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट होना चाहिए। इसके अलावा हमने देखा था कि प्रेसिडेंट की नजर में एमिनेंट ज्यूरिस्ट या डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो अगर कोई पर्सन है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है। मिनिमम एज का कोई प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है। ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं, रेजिग्नेशन भी ये लोग प्रेसिडेंट को ही देंगे, और रिमूव अगर किया जाना है तो पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट रिमूव करता है। टेन्योर की बात की जाए तो केवल एज यहां पर दी गई है 65 साल, और यहां पर कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि 5 साल 6 साल 7 साल, ऐसा कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। सैलरी अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो 2.80 लाख ये करंट सैलरी यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दी जा रही है। इसके अलावा हमने यहां पर बहुत सारे पावर्स देखे हैं। हमने रिट ज्यूरिडिक्शन का पावर देखा है, इसके अलावा हमने अपीलिएट ज्यूरिडिक्शंस के बारे में जाना था, इसके अलावा एडवाइजरी पावर जो आर्टिकल 143 के अंदर है वो जाना था। अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को, वो भी हमने यहां पर देखा है। इसके अलावा हमने सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के पावर को जाना है। इसके अलावा अगर हम प्रॉपरली बात की जाए तो बहुत सारे एडहॉक जजेस के बारे में जाना है। नेक्स्ट हमने कोलेजियम सिस्टम के बारे में जाना था, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ये ऐसा सिस्टम होता है जो बेसिकली क्या करता है, हमारे जजेस की नियुक्ति ट्रांसफर करता है और अपॉइंटमेंट करता है। इसके अलावा हमने यहां पर रिमूवल के प्रोसेस के बारे में जाना था। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में हमने यहां पर बहुत सारी चीजें जानी है। तो बेसिकली हमने रिमूवल के प्रोसेस के बारे में भी जाना है और बहुत सारी चीजें हमने यहां पर जानी है। तो देखिए आज के लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया है, बहुत सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए हैं और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के उन क्वेश्चंस को भी लगा लिया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पॉलिटी के कुछ और चीजों को डिस्कस करेंगे। पॉलिटी का कोर्स अब बहुत ज्यादा बचा नहीं है, शायद 1 या 2 लेक्चर्स के अंदर वो चीज कंप्लीट हो जाएगी, जिसके बाद हम इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहां पर देखिएगा आप पॉलिटी को बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस यहां पर प्रॉपरली बेसिक से पूछे ही जाते हैं। चलिए आप अपनी मेहनत अच्छे तरीके से करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।